हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं यूथ इलेक्ट्रीशियन बुक की प्रैक्टिस सेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, जिसमें दोस्तों हमने आपको 3 सेट करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट हमने सभी की बना दी है, जाके प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। ऑडियो एम्पलीफायर की बैंडविड्थ की सीमा 20 हर्ट्ज से खालिस्तान तक होती है। दोस्तों, ऑडियो एम्पलीफायर की बैंडविड्थ की सीमा जो है ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज तक। बीजेटी के टर्मिनल क्या होते हैं? दोस्तों, बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं दोस्तों कौन से? बेस, कलेक्टर और एमिटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय तत्वों से बना होता है। जैसे दोस्तों, निष्क्रिय फिल्टर जो है निष्क्रिय तत्वों से बना होता है। जैसे कि बात करें किसकी? क्या? संधारित्र की। ये क्या है? निष्क्रिय तत्व से बना है। क्या? संधारित्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए दोस्तों हम किसका उपयोग करते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका? बी और सी, मतलब पेंटावेलेंट अशुद्धता का उपयोग करते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का उपयोग हम करते हैं किसके लिए? एन प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। दोस्तों, परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसे बचाने के लिए भू संपर्कन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, किससे बचाने के लिए भू संपर्कन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिजली के झटके के खतरे से बचाने के लिए भू संपर्कन मतलब अर्थिंग की आवश्यकता होती है। ग्राउंडिंग कनेक्शन के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ग्राउंडिंग कनेक्शन के लिए किस रंग के तार का उपयोग हम करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों हम हरे रंग के तार का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध प्रेरण एसी परिपथ के लिए निम्न कथन में से कौन सा सही है? दोस्तों, शुद्ध प्रेरण एसी परिपथ के लिए जो सही कथन है वो क्या है? परिपथ का सक्रिय विद्युत क्या होता है? शून्य होता है। जो परिपथ होता है शुद्ध प्रेरण वाला, इसमें सक्रिय विद्युत क्या होती है? शून्य होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध धारिता भार 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर संयोजित हुआ है, तब भार का शक्ति गुणक होगा। दोस्तों, धारिता की बात की है तो धारिता में तो क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। 1 mm लंबे एयर गैप युक्त एक वृत्तीय अनुप्रस्थ कास्ट वाले स्टील के वलय में 600 फेरे हैं तथा इसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुल एमएमएफ में से 40% लौह पथ से होकर गुजरता है। यह मानते हुए कि इसमें कोई क्षरण नहीं होता है, उस एयर गैप और लौह पथ के प्रतिष्ठंभ का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:2। किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है? तो दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप जो है ये एमएमएफ ड्रॉप के पैरामीटर के अनुरूप होता है। किसके? एमएमएफ ड्रॉप के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बैटरी को 18 घंटे तक 6 एम्पियर की दर से आवेशित किया जाता है और फिर 28 घंटे तक 3.5 एम्पियर की दर से अनावेशित किया जाता है। बैटरी की प्रतिशत एम्पियर घंटा दक्षता कितनी होगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 90.7%। कितनी? 90.7% होगी। कौन से फ्यूज़ आकार में बड़े होते हैं? तो दोस्तों, कौन से फ्यूज़ है जो आकार में बड़े होते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डीसी फ्यूज़। डीसी फ्यूज़ जो होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 वोल्ट ईएमएफ और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एक बैटरी सेल 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। इसकी लघुपतन धारा कितनी होगी? तो दोस्तों, 5 वोल्ट ईएमएफ और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एक बैटरी सेल 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, तो इसकी लघुपतन धारा जो होगी ये कितनी होगी? 50 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 50 एम्पियर। दिए गए परिपथ में एमीटर में पाठ्यांक कितना होगा? तो दोस्तों, दिए गए एमीटर में पाठ्यांक जो होगा वो कितना होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 एम्पियर। कितना? 10 एम्पियर।
केबलों में सीथ का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। दोस्तों केबलों में सीथ का उपयोग जो है किस लिए करते हैं हम, तो ये करते हैं केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए हम सीथ का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इंसुलेटिंग पदार्थ में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए उच्च जल अवशोषण का गुण। कौन सा, उच्च जल अवशोषण का गुण नहीं होना चाहिए इंसुलेटिंग पदार्थ में। उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, निम्न विद्युतशीलता और गैर प्रज्वलन, ये तीनों गुण होना चाहिए इंसुलेटिंग पदार्थ में। इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहां आई धारा को, आर प्रतिरोध को तथा टी समयावधि को निरूपित करता है। तो एच बराबर क्या होता है दोस्तों, आई स्क्वायर आर टी, आर स्क्वायर आर टी वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। दोस्तों यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 39 ही हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक नियान परिपथ टेस्टर सामान्यतः खालिस्तान टेस्ट के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों एक नियान परिपथ टेस्टर जो है ये किसके लिए उपयोग करते हैं हम, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फेज के लिए। फेज के लिए हम नियॉन परिपथ टेस्टर का उपयोग करते हैं। उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। दोस्तों उष्मा संबंधी बीमारी का अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए बताइए, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठंडे गीले कपड़े पहनाना चाहिए। ठीक है, एक तुल्यकालिक मोटर में वी वक्र इनमें से किसके बीच खींचे जाते हैं। तो दोस्तों वी वक्र जो है ये किसके बीच खींचा जाता है, तो ये खींचा जाता है दोस्तों किसके बीच, ये होता है ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच में। नीचे दिया गया फेजर डायग्राम किस प्रकार की मोटर के लिए वैध है। फेजर डायग्राम में वी आरोपित वोल्टेज को आई ए और आई एम प्रवर्तन और मुख्य वाइंडिंग में प्रवाहित धाराओं को संदर्भित करते हैं। तो दोस्तों ये जो फेजर डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये किसके लिए वैध होता है, किस मोटर के लिए वैध होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए। किसके लिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए ये वैध डायग्राम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति गुणक उच्च होता है। तो दोस्तों एक फेज प्रेरण मोटर जिसका प्रचालन शक्ति गुणक उच्च होता है वो कौन सी है, तो ये है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% स्लिप पर चलती है, इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो दोस्तों इसकी तुल्यकालिक गति हमको निकालना है। एन बराबर क्या होता है दोस्तों 120F/P होता है। क्या होता है, एन बराबर 120F/P होता है। ठीक है, तो स्लीप पर चलती तो इसकी तुल्यकालिक गति हमको निकालना है। तो गति कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 3000 RPM। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित्र प्रवर्तन विधि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य लाभ क्या होता है, तो ये होता है मोटर प्रवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपयोग करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों एक एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एसी मापन के लिए वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा क्या होती है। तो दोस्तों एसी मापन के लिए वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा जो होती है ये क्या होती है, आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विभिन्न शीतलन विधियों को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार 25 kV है चुना जाता है, यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों विभिन्न शीतलन विधियों को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार कितना होता है 25 किलोवोल्ट एम्पियर चुना जाता है, यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। यदि दोस्तों एक ट्रांसफार्मर यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसमें N2 की संख्या जो है मतलब द्वितीयक वाइंडिंग में संख्या किससे होती है, N1 द्वितीयक वाइंडिंग की संख्या जो है प्राथमिक वाइंडिंग से अधिक होती है। किसमें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राथमिक में वाइंडिंग की संख्या जो है द्वितीयक में वाइंडिंग की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, टर्न्स की संख्या बोल दीजिए, वाइंडिंग की संख्या जो भी आपको बोलना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन,
एक 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर में 40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर और श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग के प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है। ब्रश वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ब्रश वोल्टेज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 226 वोल्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है। दोस्तों डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट बटे कुल विकसित यांत्रिक शक्ति। क्या हो जाएगी, उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट बटे कुल विकसित यांत्रिक शक्ति। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि एक विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है, तो ये करती है दोस्तों हमारा जनरेटर। क्या करता है, जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की अभारित विशेषताओं, चुंबकीय विशेषताओं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीके का चयन करें। तो दोस्तों डीसी जनरेटर की अभारित विशेषताएं, चुंबकीय विशेषताएं तथा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने का सही तरीका जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी E0/IF। क्या हो जाएगा, E0/IF। लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडाप्टर लैंप होल्डर का। किसका, एडाप्टर लैंप होल्डर का। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है। तो दोस्तों उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता का टर्मिनल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प आईसी के निर्माण की मोनोलिथिक तकनीक से संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों आईसी के निर्माण की मोनोलिथिक तकनीक के संबंध में सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यह विशाल मात्रा में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस बनाने में सहायता करता है, ये सही नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए एक उदाहरण है। तो दोस्तों डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट का एक उदाहरण जो है ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी फ्लिप फ्लॉप। क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक चालकीय एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में कैसे लाया जा सकता है। तो दोस्तों एक चालकीय एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में कैसे लाया जा सकता है, तो ये लाया जा सकता है एनोड धारा को होल्डिंग धारा से कम करके। क्या करके, एनोड धारा को होल्डिंग धारा से कम करके। दिए गए एलसी परिपथ में 50 हर्ट्ज की आपूर्ति संयोजित की गई है, दोलनों की आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों दोलनों की आवृत्ति जो होगी यह क्या होगी, ये होगी ऑप्शन नंबर सी 10⁻6/2π हर्ट्ज। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वीडियो में बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। दोस्तों वीडियो में बैंड फ्रीक्वेंसी जो होती है ये क्या होती है, 0.4 मेगाहर्ट्ज। कितनी होती है, 0.4 मेगाहर्ट्ज होती है। निम्न में से कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है। तो दोस्तों निम्न में कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए रिंग मेन पद्धति। रिंग मेन पद्धति जो है शक्ति वितरण पद्धति है जो अधिक विश्वसनीय है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। तो दोस्तों उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री जो है ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी क्या, कागज। कागज का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन की वृद्धि प्रतिबाधा को परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन की वृद्धि प्रतिबाधा को परिभाषित कैसे करते हैं, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √L/C। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरण लाइन का वोल्टता नियमन का आंकिक मान होना चाहिए। दोस्तों संचरण लाइन का वोल्टता नियमन का आंकिक मान जो होता है ये क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र होता है। तो दोस्तों शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र जो होता है ये कौन सा होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी स्थिर विद्युत निषादक। क्या होता है, स्थिर विद्युत निषादक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत होती है। तो दोस्तों न्यूनतम परिचालन लागत जो होती है ये किसकी होती है, तो ये होती है ऊष्मीय की, थर्मल की। देखते हैं अगला क्वेश्चन, घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों एसी आपूर्ति वोल्टेज पर डिजाइन किए जाते हैं काम करने के लिए। विद्युत ड्राइव के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में निम्न में से किस क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है। तो रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन
फॉर्मेशन जो होता है दोस्तों ये किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी तीसरे क्वाड्रेंट में। किस में? तीसरे क्वाड्रेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? तो दोस्तों प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित कौन सा करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर आई अपॉन में डी स्क्वायर कॉस थीटा। क्या होता है? ई बराबर में आई अपॉन डी स्क्वायर कॉस थीटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी समतलों में केंडल शक्ति के औसत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सभी समतलों में केंडल शक्ति के औसत को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औसत अर्धगोलाकार केंडल शक्ति के रूप में। किसके रूप में? औसत अर्धगोलाकार केंडल शक्ति के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और सही कथन का हमको चयन करना है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये 52 नंबर का क्वेश्चन है और इसका हमको सॉल्यूशन बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या, तुल्यकालिक मोटर्स में प्रयुक्त लघु पिच कुंडलने विरूपित हार्मोनिक्स को कम करती है। तुल्यकालिक मोटर्स में प्रयुक्त लघु पिच कुंडलन में कम और हैंग ताम्र की आवश्यकता होती है, इसलिए मितव्ययी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहला सही है और दूसरा भी क्या है? सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी मशीनों में वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? दोस्तों डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2। लैप वाइंडिंग में कितनी होती है? तो लैप वाइंडिंग में बराबर होती है। ठीक है, समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रव रहित नॉइजलेस होता है? तो दोस्तों कौन सा कन्वर्टर जो है नॉइजलेस होता है? तो नॉइजलेस जो होता है दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर सी डिस्टकारी रेक्टिफायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ के चक्रों की संख्या निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो दोस्तों अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ के चक्रों की संख्या जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है ध्रुवों की संख्या पर। किस पर? ध्रुवों की संख्या पर। एक अल्टरनेटर के तुल्यकालिक प्रतिघात को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों एक अल्टरनेटर के तुल्यकालिक प्रतिघात को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज प्रति फेज, धारा प्रति फेज के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घर में 40 वाट के 16 बल्ब, 75 वाट के 8 पंखे और 1500 वाट का एक हीटर और 0.5 एचपी का एक पंप मोटर है। दक्षता कितनी है? 80% है और शक्ति गुणांक जो है 0.8 लैगिंग है। यदि सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है तो वह न्यूनतम करंट लगभग कितना है जो सब मेन केबल को वहन करना चाहिए? मान लीजिए 1 एचपी बराबर 735 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 एम्पियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बहुकला प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? दोस्तों बहुकला प्रेरण मोटर में जो गुण होता है ये कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा स्वचालित का गुण होता है। किसका? स्वचालित का गुण। गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है? दोस्तों गीजर का थर्मोस्टेट परिसर जो है ये कितना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण किसे निष्पादित करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ में। किसके? रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ में निष्पादित करते हैं। दिए गए मोटर्स में से किसमें सबसे खराब गति नियंत्रण होता है? तो दोस्तों सबसे खराब गति नियंत्रण जो होता है ये होता है श्रेणी मोटर का। किसका? श्रेणी मोटर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या हो जाएगा? दोस्तों यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो मोटर का आर्मेचर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है दोस्तों किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है जब प्रवाह या फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या होती है? अधिकतम होती है। एक चक्र को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लिए गए समय को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक चक्र को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा एसी द्वारा लिए गए समय को हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा की कालावधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा की कालावधि। किसी 200 पाई रेडियन के कोणीय वेग के वेव फॉर्म की अवधि क्या होती है? दोस्तों किसी 200 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग के वेव फॉर्म की अवधि जो होती है ये कितनी होती है? ये होती है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 10 मीटर सेकेंड। सीसा एसिड बेड की इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए खालिस्तान पानी का उपयोग हम करते हैं। तो दोस्तों सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान m खालिस्तान के बराबर होता है। तो m बराबर होता है ZIT। क्या होता है? m बराबर क्या होता है? ZIT होता है। HRC फ्यूज़ का आशय है। तो दोस्तों HRC फ्यूज़ का आशय होता है क्या?
हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। क्या है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों भू रिसाव पर सर्किट ब्रेकर को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर, मतलब रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धारिता खालिस्तान से प्रभावित नहीं होती है। जो धारिता है किससे प्रभावित नहीं होती है? दोस्तों धारिता जो है ये किससे प्रभावित नहीं होती है? तो ये होती है आवृत्ति, आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है क्या? धारिता। दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी? दोस्तों दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता जो होगी ये होगी 200 वोल्ट। कितनी होगी? 200 वोल्ट। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किस से सुरक्षा करना है? तो विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है दोस्तों? तो ये करना है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से। किससे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 स्क्वायर mm अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के XLPE कॉपर केबल के 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 2290 एम्पियर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 न्यूटन मीटर जो है ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों 1 जूल के बराबर। किसके बराबर? 1 जूल के बराबर। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर खालिस्तान होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का प्रतिरोध जो है ये शुष्क होने पे क्या होता है? 70,000 से 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच में। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।